चलिए आज का क्लास हम लोग का होगा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और लास्टली लीनियर इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम नाम ही से समझ में आता है कि प्रॉब्लम उसके वर्ड में है। वर्ड समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला समझते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन टर्म आया है इक्वालिटी से। इक्वालिटी मतलब सिंपल आप लोग समझते हैं, साइन पढ़ा होगा सब बचपन में, इक्वल टू का साइन, बड़ा का साइन, छोटा का साइन, कुछ ऐसा साइंस पढ़े होगा सब। इस वाले साइन को बोलते हैं इक्वालिटी का साइन। अगर ये वाला साइन किसी भी एक्सप्रेशन वगैरह में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि हम लिख दिए x + 5 बराबर में 2, यहाँ पे इक्वल का साइन इसलिए इसको बोलेंगे इक्वेशन। अगर इसके जगह किसी और चीज का साइन होता तो उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आ रहा है जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है। दूसरा लीनियर क्या होता है, तो लीनियर उसको बोलते हैं जब किसी वेरिएबल का पावर 1 होता है मैक्सिमम, मतलब पूरे के एक्सप्रेशन पूरे इक्वेशन में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 है या उसका डिग्री 1 है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे कि हमारा लिखा है x + 5 बराबर 5x - 6, इसमें हर जगह x का पावर क्या है 1, या लिखा हुआ है 2x - 3 बाई में 5x + 1 बराबर में 1/2। यहाँ पर भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी x का पावर क्या आ जाएगा 1। अगर हर जगह वेरिएबल का पावर 1 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर, और जब इक्वालिटी का साइन हो जाएगा, इक्वालिटी का साइन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा टर्म पे, जब भी मैथ में कोई चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर का पहले समझो कि वो चैप्टर का नाम क्या है, उससे मतलब क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में पहला चीज हम लोग क्या समझे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, जैसे कि यहाँ जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होता है 1 लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। सेकंड क्या लिखा है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या तो वो समझते हैं। जैसे कि सपोज करो एक लिखा हुआ x + 5 बराबर में 0, कुछ ऐसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x का वह वैल्यू जिसकी वजह से LHS और RHS आपका इक्वल होता है। LHS RHS समझते हैं ना, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS, राइट हैंड वाले को RHS। अगर x का कोई ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हो जाए उसको बोलेंगे x का सॉल्यूशन या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और जब भी x का पावर 1 होता है तो उस केस में उसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होता है 1। तो जब भी आप x का वैल्यू निकालते हो क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें हमेशा देखोगे कि x का वैल्यू एक ही आंसर आता था। जैसे मान लो कभी x का वैल्यू 2 आ गया, कभी 3 आ गया, x का वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा, वो अलग अलग नहीं आएगा एक ही टाइम पे। जैसे हम यहाँ पे x + 5 है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा +5, उधर जाएगा तो -5। इस x का वैल्यू -5 के अलावा कुछ और हो सकता है नहीं। तो वही चीज है कि x का वह वैल्यू जिसकी वजह से LHS और RHS क्या हो जाए इक्वल हो जाए, या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पहला समझिए क्या है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा 1। दूसरा उसका x का हमेशा सिर्फ सिंगल वैल्यू होगा। ये चीजें दो ध्यान रखिएगा, ये उसका एग्जांपल है, इसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो होता है, लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, एक जनरल फॉर्म होता है। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ax + b बराबर में c, जहां पर a b c आपके नंबर होते हैं और x वह वेरिएबल होता है। जहां पर x वेरिएबल होता है, a b और c हमारा नंबर होता है। और उस a b c में कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए, a = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो समझो। सपोज करो कि a वैल्यू 0 हो गई तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0x + b बराबर में c। 0x की वजह से इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू ऐसे खत्म, तो ये हट जाएगा। तो हमारा बचता क्या, सिर्फ b बराबर c। अब b बराबर c में हम जानते हैं कि b और c हमारा क्या है नंबर्स, और लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। इसलिए जब वेरिएबल ही नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा नहीं। तो वहां पे याद रखिएगा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है x + b बराबर में c, जहां पर a b c नंबर होते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते क्या है, तो पढ़ते दो चीजें। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन में कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। जैसे सपोज को लिखा हुआ है x / 5 - 1 बराबर में 2x + 1, कुछ ऐसा इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पहला चीज क्या पढ़ते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा चीज उसमें क्या पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में जो दो चीज एकदम जरूरी हम लोग पढ़ते हैं, पहला कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं।
आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो ये कभी बनने वाला नहीं है। तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको इक्वेशन 100% सॉल्व करने आना चाहिए। दूसरा चीज वर्ड प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम हमारा इक्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम हमारा वर्ड है। अगर लीनियर इक्वेशन आप वर्ड नहीं समझ पा रहे, आप लोग का इंग्लिश थोड़ा मोड़ा कमजोर है, तो वहां पर आप लोग से प्रॉब्लम हो सकता है। कोशिश क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ोगे सर, समझोगे सब, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, तब जाकर आपका वर्ड प्रॉब्लम बेहतर होगा। और वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का बहुत से अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर टाइप के एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे हम वो टाइप्स बताएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे बनाने के लिए। लेकिन वहां पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम में हर टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ये ना कि सिर्फ एक टाइप का बना रहे हो, उससे नहीं होगा। तो हम लोग पहले समझते हैं इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन है इक्वेशन का। अब इक्वेशन यहाँ पे आप लोग घर पे मेहनत कर सकते हो, सब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन कुछ दिया उसको सॉल्व करके चेक करते हैं, आपको आता ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है x + 1 = 25, x + 11 = 25। इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है कि सारे नंबर को एक साइड भेजो और सारे वेरिएबल्स को एक साइड। तो ये हमारा नंबर है, नंबर को दूसरे साइड भेज दो x। और जब दूसरे साइड जाता है तो कुछ नंबर्स के साइन में चेंजेस जाते हैं, जैसे कि कोई प्लस में नंबर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोई माइनस में है दूसरे साइड जाएगा इक्वल टू के तो वो प्लस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड में तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो +11 ये डायरेक्ट गायब नहीं होता, यहाँ पे ये +11 एक साइड जाके दूसरे साइड सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये क्यों होता है, इसका भी रूल है। ये ऐसे नहीं कि ये बिना मतलब का प्लस वाला उधर जाकर माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी रूल है। रूल क्या है आगे समझे कभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7y = 42। अब ये 7y के साथ क्या हो रहा है, जब 7y लिखे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, तो y = 42 डिवाइड 7 लिखो या बाय में 7 लिखो, दोनों सेम चीज, डिवाइड कर देंगे 6 आंसर। या आप लोग का लिखा हुआ है x/5 = 12। अब ये 5x को डिवाइड करो दूसरे साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करोगे सारे इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन को तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि 6th क्लास में पढ़ेगा सब इक्वेशन सॉल्व करना, 7th में पढ़ेगा सब। 8th क्लास आप लोग का जो मेनली डिपेंड होता है वहां पर वो होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम लोग ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट होगा इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे तो वो हमसे पूछ लीजिएगा, अपना कमेंट वगैरह कीजिएगा, ठीक है। हम लोग समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद आप लोग का जो 8th क्लास का क्वेश्चन है वहां पर भी ज्यादा ध्यान। पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 45। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर को जोड़ा गया है जिसका सम 45 आया है। 1 नंबर इज मतलब उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 ज्यादा है। सिर्फ वो दूसरे नंबर से 5 ज्यादा नहीं, वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे x किसको मानेंगे। लीनियर इक्वेशन में जब भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि x किस नंबर को माने। अब यहां पे वहां पर क्या ध्यान देना है, 1 नंबर इज मतलब इसका वैल्यू दिया है 1 नंबर इज, जिसका वैल्यू दिया है उसको कभी x नहीं मानोगे। जिसका वैल्यू दिया है, जिसके कंपैरिजन में दिया है, ये किसके कंपैरिजन में दिया है, अदर के, जिसके कंपैरिजन में दिया होगा उसको हमेशा कोशिश करना x मानने का। अगर उसको x मानोगे तो सॉल्व करने में या कोई भी वेरिएबल मानने में बहुत इजी होता है। जैसे यहां पे हम लोग अगर करें कि अदर वाले को हम लोग मान ले x, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस 3 टाइम्स x का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो 3x। वो 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है, जब ज्यादा है मतलब इंक्रीज है, +5 करेगा, मानना इजी हुआ। अगर सपोज करो इसी को तुम उल्टा माने होते कि कहते कि 1 नंबर इज x, फर्स्ट नंबर को x मानते फिर दूसरा नंबर निकालना चलते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, बनेगा 100% बनेगा, लेकिन वहां पे वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो वो चीजें बेसिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे पहला नंबर हमारा आ गया ये, और सेकंड नंबर आ गया ये। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम दिया है 45, तो दोनों को जोड़ दो, लिखेंगे x + 3x + 5 = 45। x + 3x हो जाएगा 4x + 5 उधर जाएगा तो -5। x = 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, 45 से 5 जाएगा 40, बाई में 4 कैंसिल करके आ गया वैल्यू 10। मतलब एक नंबर हो जाएगा आपका 10 और दूसरा हो जाएगा 10 3 30 + 5 35, ठीक है। यहाँ पे आप समझना ये नहीं है कि ये कैसे बनेगा, ये आपको आता है, ये इक्वेशन बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हो। आपको समझना क्या है, इसमें x किसको मानेंगे और उसको कैसे मान के दूसरे वाले को लिखेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वर्ड समझेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है,
एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं, मतलब कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 का मल्टीपल जैसे हम लोग लिखते हैं 7, 14, 21, 28, कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे। इन सबको उसका कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ बोलेंगे 7, क्योंकि एक के बाद 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, ये सारे कंसेक्यूटिव्स हैं। अगर कोई कहता है कि 7 के बाद हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 28, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। 7 का कंसेक्यूटिव कौन होगा? 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 कैसे हम लोग लिख सकते हैं? सपोज करो कि पहला नंबर हमारा है x, ठीक है, अब उसके कंसेक्यूटिव कौन आएगा, अगला कौन आएगा? तो हम यहां पर देखो अगला कैसे निकल रहा है, 7 बाय 14 है, 14 कैसे, इसका दोगुना है। यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्या ये इसका दोगुना है? नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब कैसे आएगा कि अगला नंबर जो 7 का मल्टीपल है, तो अगला नंबर उसका क्या आता है, उस नंबर के बाद अगर हम 7 जोड़ दें तो उसका अगला कंसेक्यूटिव होगा, उसका अगला, उसमें 14 जोड़ दो, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हम डायरेक्ट क्या मान लिए, 7 हमारा x, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर 100% परफेक्टली अगर किसी भी चीज को अगर आपको कंसेक्यूटिव मानना है, x वगैरह मानना है, तो उसको x नहीं मानते। हम सपोज क्या करते हैं, पहला नंबर है हमारा 7x, तो वो 7 का मल्टीपल है तो लगना चाहिए 7 का मल्टीपल है, तो 7 इंटू एक्स। दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 7x प्लस 7, और लास्ट 7x प्लस 14। आपको एग्जैक्ट ऐसे मानना। इससे क्या प्रॉफिट होता है, सपोज कोई क्वेश्चन गलत है जो 7 का मल्टीपल में आ ही नहीं रहा, तो इससे पता चलता है कि वो मल्टीपल में आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि x का मान लो सॉल्व किया, वैल्यू आ भी गया तो भी प्रॉब्लम है, वहां पे x का वैल्यू पुट करोगे ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा, 7x, 7x प्लस 7, 7x प्लस 14, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल, प्लस 7 वो भी मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल है। x प्लस 7 से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं इसी का आंसर। तो क्वेश्चन में हम लोग पहला क्या मान लिया, 7x, दूसरा 7x प्लस 7, तीसरा 7x प्लस 14। अब कह रहा है कि तीनों का सम 7, 7, 7 है, तो जोड़ देते हैं 7x, 7x प्लस 7। थोड़ा आवाज का यहाँ पे प्रॉब्लम है, 14 बराबर में 7, 7, 7। अगर हम जोड़ दें 7, 7, 7 तो हो जाएगा 21x, 7 प्लस 14 हो जाएगा 21, और बराबर में 7, 7, 7 प्लस 21 इधर आएगा तो -1, 21x बराबर में 7, 7, 7 माइनस 21, x बराबर में 7, 50, 56 बाय में 21 से इसको डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आएगा वहां पर उस x की जगह पे पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको कंसेक्यूटिव का मतलब नहीं मालूम है तब प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप 3 वेरिएबल्स को मान नहीं पा रहे तो इक्वेशन बहुत ईजी है, इक्वेशन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल मानने में। लीनियर इक्वेशन में आपको प्रोसेस देखेंगे, साथ में वेरिएबल को क्या मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, ये ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू ऐड 10 टू ए नंबर द रिजल्ट इज 45। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है, अगर उसमें 10 जोड़े, ये तो बहुत ईजी है, आप तो ऐसे बता सकते हैं, अगर एक नंबर है उसमें हम 10 जोड़े तो उसका रिजल्ट कितना गया 25। वो नंबर क्या है, प्लस 10 इधर आएगा माइनस, ये लग रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत इसमें, समझ में कहा क्या रहा है, इफ यू ऐड 10 टू ए नंबर, हम एक नंबर मान ले उसमें 10 जोड़ दिए तो उसका रिजल्ट कितना है 25, रिजल्ट में 25 लिख दो, सॉल्व किया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, राहुल फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राहुल। राहुल के फादर जो है उससे 3 गुना है, तो सिंपल समझते हैं इसका वैल्यू किसका दिया है, इसमें फादर का दिया हुआ है कि वो जो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राहुल। तो राहुल के फादर को एक्स नहीं मानेंगे, राहुल को एक्स मानोगे, और उसके फादर को क्या मान लोगे 3x। मतलब राहुल के फादर का एज दिया है किसके कंपैरिजन में, राहुल के कंपैरिजन में। ये चीज समझिए, जब भी जिसके कंपैरिजन दिया रहेगा उसको x माना, मैक्सिमम में आपका बन जाएगा, इजी बनेगा, सॉल्व करने में वेरिएबल मानने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इफ द फादर एज इज 45, फादर के एज अगर 45 है तो राहुल का एज क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 3 उधर जाए तो डिवाइड, तो x बराबर में 45 बाई में 3। हमको x का ही वैल्यू निकालना है क्योंकि x का किसका है, राहुल का एज। इजी, समझ में आए? थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन में आप लोग के लिए बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या होगी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि आप लोग का 8 क्लास से कुछ टाइप पे बेसिस होता है, उसको उसी प्रोसेस से बना सकते हैं, उसको किसी और प्रोसेस से नहीं बना सकते। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है पहले ये समझते हैं।
सपोज करो कि एक रिवर है, ठीक है, और रिवर में ये वाटर है, और ये वाटर का डायरेक्शन है। ठीक, अब सपोज करो कि कोई उस वाटर में तैर रहा है। क्या कर रहा है? तैर रहा है। अगर वो फ्लो के साथ तैरेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर वो इस डायरेक्शन में तैरता तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मतलब किसी भी स्ट्रीम किसी भी फ्लो के साथ बहते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर वो उसके अपोजिट में जाता तो उसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। दूसरा चीज, अगर सपोज करो कोई इसमें तैर रहा है, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसका जो तैरने का स्पीड होगा वो तो उसका एक एक्चुअल स्पीड होगा। सपोज करो उसका तैरने का स्पीड है मान लो x, उसका स्पीड क्या है? x। मतलब एक मैन का तैरने का स्पीड क्या है? x। इस डायरेक्शन में नहीं, उसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने। और ये जो वाटर का फ्लो का स्पीड है ये मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। वो किसका स्पीड है? स्ट्रीम का, वाटर के फ्लो को स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसका एक्चुअल स्पीड तो x है, मतलब उस पर्सन का स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम हम लोग देखें तो x तो वो फिक्स है कि वो तैरेगा। साथ में वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो जैसे जैसे वाटर का फ्लो का स्पीड बढ़ेगा उसका भी स्पीड बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी पूरी तरह से स्ट्रीम पर डिपेंड है। जितना स्ट्रीम का स्पीड जाएगा उसका भी स्पीड बढ़ जाएगा। वही आपका एयर का केस में नहीं होता। एयर भी अपना डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर अगर पीछे से अब चला रहे हो गाड़ी, मान लो पीछे से हवा लग रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ेगा, वैसा ही। लेकिन वो पूरा आप लोग डिपेंड नहीं होता एयर पे, उसी तरह से यहाँ पे पूरा डिपेंड है। इसलिए इसका स्पीड जितना बढ़ेगा डाउन स्ट्रीम उतना स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगा x, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 2x प्लस 2। लेकिन अप स्ट्रीम में जाएंगे तो उसका एक्चुअल स्पीड क्या है? पहले तो उस मैन का स्पीड है x, लेकिन जैसे ही वो करंट के अपोजिट में जाएगा तो करंट का फोर्स उसको कुछ पीछे ढकेलेगा, और वो कितना पीछे जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर से। तो पहला चीज आपको याद क्या रखना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम होता है फ्लो के साथ बहना, अप स्ट्रीम उसके अपोजिट में तैरना बहना, ठीक है। दूसरा चीज, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड है। अप स्ट्रीम में स्पीड घटेगा, कितना? जितना स्ट्रीम का स्पीड है। बस ये दो चीज अगर आप समझते हैं तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इतना समझ रहे हो कि डाउन स्ट्रीम जब भी होगा स्पीड बढ़ जाएगा, अप स्ट्रीम जब भी होगा स्पीड घट जाएगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड होगा, जितना स्ट्रीम का स्पीड। बस ये आप लोग को याद रखना, ठीक। इसी पे क्वेश्चन समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम। जैसे यहां पर देखिए डाउन स्ट्रीम जाता है इन 6 आवर, इन 6 आवर। मतलब कि डाउन स्ट्रीम पहले यहां पे लिख लेते हैं एक तरह से डाउन स्ट्रीम का सब कुछ। तो स्पीड टाइम इसका दिया है 6 आवर। सेकंड कह रहा है अप स्ट्रीम वही 8 आवर में जाता है। अगर हम अप स्ट्रीम का भी लिख लेते हैं, इसका टाइम है 8 आवर, ठीक है। अब कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्ट्रीम का स्पीड यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि दोनों में इसका काम पड़ेगा, 2 किलोमीटर पर। कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। यहां पे थोड़ा एक टर्म है स्टील वाटर, स्टील वाटर पर समझ लेते हैं। स्टील वाटर का मतलब क्या होता है? पानी एकदम स्थिर है। जैसे आप लोग तालाब में पानी देखोगे तो वो एकदम स्थिर रहता है, वो आगे पीछे नहीं बहता। नहर वगैरह में देखोगे तो पानी बहता है, या समंदर में नदी में चले जाए तो वो पानी बहाव है, वो स्ट्रीम है, लेकिन तालाब में वो स्थिर। जब भी कोई चीज पानी स्टील है, जैसे कि यहाँ पे एक तालाब है, अगर इसमें किसी आदमी का जो स्पीड होता है उसको हम बोलते हैं उसका एक्चुअल स्पीड। क्या बोलते हैं? एक्चुअल स्पीड। वो एक्चुअल स्पीड हम लोग क्या है यहाँ पर? एक्स। तो पहला चीज हमेशा एक्चुअल स्पीड आप लोगों को मान लेना है कि वो एक्चुअल स्पीड उस आदमी का एक्स है, ठीक है। तो सपोज करो उस स्पीड एक्स था, वो तालाब में, जैसे वो नदी में जाएगा तो या तो उसका स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा। लेकिन हमसे पूछा कि स्टील वाटर में स्पीड मतलब उसका एक्चुअल स्पीड, या कभी क्वेश्चन पूछे कि उस आदमी का उस बोट का एक्चुअल स्पीड क्या है, तो मतलब कि स्टील वाटर में आपको निकालना, ठीक है ना। तो ये उसका एक्चुअल स्पीड है। अब यही क्वेश्चन समझते हैं। तो हम लोग मान क्या लेंगे? स्टील वाटर में बोट का स्पीड जो है एक्स है। क्या है? एक्स। जैसे लिख लेंगे यहीं पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एक्स। क्या मान लेंगे? x। अब जैसे ही डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो वो फ्लो के साथ बहेगा, जैसे ही फ्लो के साथ बहेगा उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसका स्पीड बढ़ के क्या हो जाएगा? स्ट्रीम्स के इतना स्पीड बढ़ जाएगा। स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 2। मतलब उसका एक्चुअल स्पीड जो बोट का है साथ में 2 बढ़ जाएगा।
कोई दिक्कत? अब जैसे ही अप स्ट्रीम जाएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, कितना? जितना स्ट्रीम का स्पीड है, x माइनस 2। हमको टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम हमारा 6 है और स्पीड कितना है? x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 2 है किलोमीटर। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड सेम, तो इसका टाइम है 8 और स्पीड है x माइनस 2, 8x माइनस 60। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बोट अप स्ट्रीम गया है और डाउन स्ट्रीम गया है, तो मतलब कि वो सोच क्या रहा है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है। मतलब सपोज करो ए से कोई बी गया डाउन स्ट्रीम और बी से ए आया अप स्ट्रीम, दोनों में फर्क क्या नहीं है? डिस्टेंस का। दोनों डिस्टेंस सेम कवर किया, तो हम करेंगे क्या? इन दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देंगे। डायरेक्ट लिखेंगे 6x प्लस 12 बराबर 8x माइनस 60। सॉल्व कर लेते हैं, 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x और माइनस 12 इधर आएगा, प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 2। 6x में से 8x जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2x और 12 और 16 माइनस 28। तो माइनस माइनस प्लस, x का वैल्यू कितना आ गया? 28 बाई में 2 कैंसल, मतलब 14 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है इसमें? समझने में प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लोगे, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, समझ आइएगा। थोड़ा एक बार और समझते हैं। आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक समझना है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा। हाँ, लेकिन स्पीड हमेशा स्टील वाटर को x मानोगे हमेशा। अगर थोड़ा से भी इधर उधर मानोगे तो आपका गलती होने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो अपना से पूछ लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा आपको करना क्या है, उस इनिशियल फ्रैक्शन को मान लेना x बाई वाई, x बाई वाई, एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू को मानकर एक फ्रैक्शन मानेंगे ओरिजिनल, फिर उस फ्रैक्शन में कुछ चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन में समझते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को x नहीं मानोगे, डिनोमिनेटर का वैल्यू दिया है किसके रिस्पेक्ट में? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को x मान लो, लेट न्यूमरेटर भी x। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? उससे 4 ज्यादा है, 4 मोर देन न्यूमरेटर, x प्लस 4। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर x प्लस 4। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में भी एक जोड़ी और डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ी है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था? x बाय में x प्लस 4। अब कह रहा है कि ऊपर भी एक जोड़ी और नीचे भी एक जोड़ी, तो उसका वैल्यू क्या होगा? द फ्रैक्शन बिकम 1/2, वैल्यू हो गया 1/2। हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं से डायरेक्ट। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना मतलब ये आपको बताना है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2। हम लोग रूल क्या कहता है? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 दोनों से होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क पड़ गया क्या? x प्लस 4 प्लस 1 5 बराबर में x प्लस 5, प्लस x से उधर जाएगा तो माइनस x और प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2। तो x बराबर आपका वैल्यू हो गया 3। लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आंसर जो पूछता है आपको एग्जैक्ट वो आंसर देना है, ना कि यहां पे छोड़ देना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम क्या माने थे? x, x बाई में x प्लस 4। यहां पे हमारा x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3, और 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। बहुत ईजी है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रोसेस समझाएंगे। अगर ना प्रॉब्लम आए उसमें कुछ भी, तो डायरेक्ट अपना कमेंट कीजिए कि ये वाला सर टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रेन और डिस्टेंस का। इसमें आपको याद क्या रखना है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करें। ठीक है ना, डायरेक्ट इसका भी क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन 3 किलोमीटर अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सपोज करो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन ए है मान लो और दूसरा ट्रेन बी, एक दूसरे के साइड में मूव कर रहा है और उसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर और टुवर्ड्स ईच अदर वो आ रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? वन ट्रेन इज 10 किलोमीटर आवर फास्टर देन द अदर। सपोज करो एक का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x, तो यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा? फास्टर। इसका स्पीड अगर x है
इसका स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस 10, कोई दिक्कत। दूसरा क्या कह रहा है, इफ दे मीट आफ्टर 3 आवर्स, मतलब कि दोनों ट्रेन 3 घंटा चला है। अब यहां पे अज्यूम ये सब कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, मतलब 3 घंटा बाद मिला है, मतलब ये भी ट्रेन 3 आवर के लिए चला है और ये भी ट्रेन 3 आवर के लिए, और मीट किया है मतलब कोई यहां पर आया होगा और ये भी ट्रेन यहीं पे आया होगा, मतलब वो दोनों डिस्टेंस इतना और इतना कवर किए होंगे। लेकिन एक साथ देखिए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ये टोटल, मतलब इनका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस बराबर 300 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड 3 इंटू एक्स 3x, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 10 30। और हम जान क्या रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितने के बराबर होगा 300, जोड़ दो, लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 30 बराबर में 300, 3x प्लस 3x 6x प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, 270 आ जाएगा आपका, तो x बराबर 270 बाई में 60 6, तो 6 से कितना बार में कट जाएगा, 3 4 5 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का उससे 10 किलोमीटर ज्यादा, तो 45 प्लस 10 55 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम आपको वर्ड में होगा, अगर आप वर्ड समझ रहे हैं तो आपसे बनेगा, नहीं समझ रहे तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा अगर 8 का क्वेश्चन जो हार्ड वगैरह आप लोगों को लगता होगा वो होगा 2 डिजिट नंबर, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझा जाए, अगर एक बार ये समझ लेंगे तो ये भी कभी गलत नहीं होगा, मतलब जितना हम टॉपिक बताएं, जितना अलग अलग क्वेश्चन टाइप अगर सही से पढ़ोगे सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें कहा क्या रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज करो एक 2 डिजिट का नंबर, जैसे हम लिख लिया 23। अब यहां पे हमको बताओ कि 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या उनके बीच में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम वही चीज अगर हम ये कहें कि 23 जो 2 डिजिट नंबर, हम 2 डिजिट का वेरिएबल का फॉर्म में मान रहे हैं, वेरिएबल का फॉर्म में क्या मानते हैं, एक्स और वाई। क्या एक्स और वाई ये मत समझ रहे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये आपका एक्स इंटू वाई, एक्स वाई नहीं लिखा हुआ, ये जो है एक 2 डिजिट का नंबर कुछ इस तरह का है, जैसे 23 है तो 2 की जगह पे एक्स, 3 की जगह पे वाई लिखे, तो एक्स वाई की जगह में कुछ हो ही नहीं रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो यहां पे हम लोग यूज कौन सा कंसेप्ट करते हैं, ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं, और जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 10 10x। अब देखिए अच्छा से, तो इनके बीच में रिलेशन, हर नंबर के बीच में रिलेशन, जैसे रिलेशन आ गया आप लोग इक्वेशन में यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था 2 डिजिट में, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना आपको बस। जैसे कि यहां पे हम लोग सपोज करते 3 प्लस 2 10 प्लस पे, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई 20 प्लस 3, रिलेशन आ गया 23। अगर रिलेशन आ गया तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यही एग्जांपल आपको समझना है, ठीक है। अगर इतना समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी चीज को क्वेश्चन में अप्लाई करके समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे रुक जाओ 1 मिनट, पहले ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज डबल द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझते हैं कि यहाँ पे लेट, यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट का दिया है और यहाँ पे वंस प्लेस का, तो टेंस प्लेस का वैल्यू दिया है वंस प्लेस का कंपैरिजन रिस्पेक्ट में, तो वंस प्लेस वाले को x मान लेंगे, ठीक है। लेट वंस या यूनिट प्लेस डिजिट x, ठीक है। तो सेम चीज टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना 2x। हम बताए क्या है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये नंबर एक्चुअली लिखा हुआ, अगर हम नंबर के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2x टेंस प्लेस पर और वंस प्लेस पर है, ये नंबर होता है। लेकिन नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ये एक तरह का नंबर है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो इसको लिखेंगे कैसे, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 10 20x प्लस जो वंस प्लेस पे उसको x। अब ये इसके बीच का रिलेशन आ गया, यही काम वहां पे करें, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, ये हमारा नंबर 20x प्लस x क्या हो जाएगा 21x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है।
हमेशा यही काम करना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज मतलब क्या होता है, वंस वाले को टेंस पे आप लिख दिया और टेंस प्लेस वाले को वन को, मतलब कि सपोज करो इसमें इंटरचेंज कर दे, तो वंस प्लेस वाला टेंस पे चला जाता और टेंस प्लेस वाला वंस पे। जैसे कि सपोज करो तुम लिखो 23, इंटरचेंज करेंगे तो ये 32 हो जाएगा उल्टा। अगर मान लो लिखो 97, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97 का 17, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज को समझते हैं, जैसे ही इंटरचेंज किए हैं तो वंस प्लेस वाला वन से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई, मतलब इंटरचेंज करने के बाद हमारा नंबर क्या होगा 10x प्लस 2x, तो हम लिखेंगे इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो वंस प्लेस पे वो टेंस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे वो वंस पे, तो उसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं 10x प्लस 2x, इसको अगर हम जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 12x। ये हमारा इंटरचेंज नंबर। आगे क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द नंबर द न्यू नंबर, अब न्यू नंबर कौन सा है, इंटरचेंज करने के बाद बना है वो न्यू नंबर है, ठीक है। इंटरचेंज द न्यू नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि जो नया नंबर आया है वो पुराने वाले से 18 कम है, तो पुराने वाले से उसको घटा दो, 21x माइनस 12x बराबर में 18, उल्टा कर लेंगे तो 9x माइनस कर लोगे तो 18x बराबर में 18 बाई में कट गया, वैल्यू क्या आ गया 2। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर की बात है, ठीक है ना। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 21x, 2 का वैल्यू रख दो, 21 इंटू एक्स मतलब 21 इंटू 2, हमारा आंसर आ गया 42। और इसका इंटरचेंज नंबर क्या हो जाता है, इसका उल्टा 24 माइनस करो क्या आ जाएगा 18। आप लोग इंटर चेक भी कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए, आंसर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है। ये समझ में आया आपका बेसिक 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये वाला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, हमेशा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इसी का एक और क्वेश्चन समझते हैं सॉल्व करके, थोड़ा सा इससे बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट के नंबर को अगर हम उसके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। सपोज करो यहाँ पे थोड़ा रफ में थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक चीज, ठीक है। 2 डिजिट नंबर हम मान लिए xy, अब इन दोनों को हम जोड़े हैं तो क्या आया है 9। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कि हम जब भी सॉल्व करें कोशिश करो कि उसमें एक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर देखो x और y, तो यही की चीज कर क्या सकते हैं, प्लस y उधर जगह तो माइनस y, तो x बराबर 9 माइनस 1। तो अगर वंस प्लेस पे y होगा तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर होता है, ये वंस प्लेस वाला और ये टेंस प्लेस वाला, ठीक है। तो मानेंगे ऐसे, ठीक है ना। हम लिखेंगे क्या, लेट वंस प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट इज x। ये ऐसे समझ सकते हो दूसरे तरीके से, मान लो जोड़ने पर 9 आया है, मतलब 9 को बांटा गया है x और y के बीच में, x और y के बीच। अगर बांटने के हिसाब से अगर देखा जाए, सपोज करो 9 रुपया तुम्हारे पास है, तुम 1 रुपया किसी को दे दिए, तो दूसरे को कितना देते हैं, अगर मान लो 2 आगे में बांटना है तो एक को 1 रुपया दे, दूसरा कितना दोगे 8 रुपया। 8 कैसे है 9 माइनस 1, मतलब पहला को जितना दे दिए उसमें से दूसरा को हटा दो। अगर पहला को x दिए हो तो दूसरा कितना दोगे 9 माइनस x, तो वंस प्लेस वाला अगर x है तो टेंस प्लस 9 माइनस x, ये किनारे दिख रहा है x और 9 माइनस x। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत। अगर वंस प्लेस वाले को x माने हो तो टेंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा, टेंस प्लस 9 माइनस x। ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जोड़ दिया है 9 माइनस x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 10 को x से माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में से x में से 10x जाएगा तो माइनस 9x, 90 माइनस 9, ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स नंबर को रिवर्स कर दिया, सेम चीज जो वंस प्लेस पे है वो टेंस पे चला जाएगा और टेंस वाला वंस पे, तो हमारा रिवर्स नंबर क्या हो जाता,
अब वंस प्लेस पे टेंस वाला आ जाएगा, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, प्लस जो वंस प्लेस पे वो टेंस पे चला जाएगा, जब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x। सॉल्व करेंगे इसको तो 9, 10x में से x जाएगा 9x। ये हमारा हो गया रिवर्स नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द न्यू नंबर इज 27 ग्रेटर देन मोर देन ओरिजिनल नंबर। मतलब ये जो नया नंबर वो पुराने वाले से ज्यादा है, तो नया नंबर में से पुराना वाला घटा दो, 9 + 9x माइनस 90 माइनस 9। इसको ऐसे लिखने के साथ साथ ब्रैकेट यूज करेंगे, बिना ब्रैकेट के। और कितना ज्यादा है 27, सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 9x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x बराबर में 27। 9x + 9x हो जाएगा आपका 18x, और 90 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा -81 बराबर में 27। 18x बराबर -81 उधर जाएगा +81, x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 7 108 बाई में 18 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, x का वैल्यू हो गया 6। अगर x का वैल्यू हमारा 6 है तो टेंस प्लेस वाला 9 - x 3 हो जाएगा, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 1s 36 आंसर। या ओरिजिनल नंबर जहां पर है वहां पर x का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं 6 का, वहां पर भी आप लोग लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा बस इसमें बेसिक याद देना है कि वंस प्लेस आप लोग क्या मानेंगे, टेंस प्लेस पर क्या मानेंगे, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये वाला समझ गए ये भी। अब क्वाइन डिनोमिनेशन आप लोग का लास्ट है, ठीक है ना। क्वाइन डिनोमिनेशन बहुत लोगों के बुक में होगा भी क्वेश्चन कुछ, और कुछ लोगों में नहीं होगा, लेकिन क्वाइन डिनोमिनेशन भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझते क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि सपोज करो आप लोग के पास 5 रुपया का 10 क्वाइन है, 5 रुपया का 10 क्वाइन है, 2 रुपया का 5 क्वाइन है, और 1 रुपया का 6 क्वाइन है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज क्या करते हैं, जिस चीज का क्वाइन है जितना क्वाइन है उससे मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 10। जिस चीज का क्वाइन है जितना है उससे मल्टीप्लाई 2 × 5। जिस चीज का क्वाइन है जितना है उससे मल्टीप्लाई 1 × 6। और लास्ट में क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं, तो 2 × 10 हो जाएगा 50 प्लस 2 5 10 प्लस 6, सबको जोड़ दिया तो आ गया 66। रूल क्या है कि जिस चीज का क्वाइन है जितना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर जोड़ देंगे तो आप लोग का अपने आप वैल्यू आ जाए। आज का सारा टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो भी कुछ डाउट होगा वो अपना अपना पूछ लोगे, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा छूट गया शायद क्वाइन वाला, लेकिन आप लोग का प्रोसेस बता दिए, उस प्रोसेस से बनाएगा आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। हर टाइप का एक क्वेश्चन है, घर पे जाइए अपना सॉल्व करोगे सब, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।